शुरुआती एक ज्ञान गर्ग साहब को भी इसमें ले लूं अपने डिबेट में। ज्ञान गर्ग साहब पहली बार मेरे साथ आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान गर्ग साहब। शुक्रिया आप शुक्रिया IRS शुक्रिया। अफसर रहे हैं और मन से कवि हैं, हृदय से जो इनका जो जनरल मिजाज है वो कवि वाला है, शेर व शायरी वाला है। और एक मतलब मुझे बहुत कम लोग दिखे हैं जो इतना पॉलिटिकली एक एक सीट के बारे में जितने ठीक से ये जांच करते हैं। तो ये IRS जब अपनी आपका नौकरी में रहे होंगे तो बहुत टफ अफसर रहे होंगे, क्योंकि उतनी मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ये उस कागज को भी देखते होंगे। ज्ञानगर साहब, मैं एक चीज इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, जी आज सर। हरियाणा सरकार ने कल एक और वक्तव्य कोर्ट में दिया है और उसमें कहा है कि राम रहीम के बारे में कि इनके जो क्राइम है आर नॉट सो डेडली। मतलब अब रेप के बाद और हत्या के बाद अब और कौन सा डेडली रह जाता है? कढ़ाई में तलना ना रह जाता है, वो कढ़ाई में डाल के टुकड़े करके तलो, यही सब रह जाता है। मतलब मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई और डेडली है। मैं एक छोटी टिप्पणी लेके फिर हम लोग उत्तर प्रदेश पे आएंगे। और अगर आप इसको, जैसे इन्होंने बहुत अच्छे से, क्योंकि सबसे अच्छी बात खूबसूरती कविता और शायरी की यह है कि बहुत कम शब्दों में वो शायद इतना ज्यादा बता देती है कि जो जो अदरवाइज किसी को भी समझाने के लिए कई पन्ने चाहिए। ज्ञानगर साहब। देखिए, पाठक जी अभी बता रहे थे आपको कि फरलो मिला एन चुनाव से पहले, और डेरा सच्चा, वो जो वर्ड है सच्चा वो झूठा है क्या है। जो मालवा क्षेत्र में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट खासतौर से, और 2 डजन सीट, 24 सीट, उन पर डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी हैं उनके वोट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये फरला दिया गया। ये किस तरह का न्याय है, क्या चीज है? यदि वो कह रहे हैं कि रेप का आरोपी, आरोपी कहाँ है? वो तो अपराधी है, कन्विक्ट हो चुका। मर्डर केस में अपराधी है, वो कन्विक्ट हो चुका है। तो इसके बारे में ये ऐसा लगता है, अब मैं इसके बारे में क्या कहूं, कि जुडिशरी भी कंप्रोमाइज्ड है, अंडर प्रेशर है। यहां आप ये देखिए कि मैं इसको कहां से ऐड करूं कि हरियाणा सरकार में जो जितनी भी आपने किसान आंदोलन देखा, किस तरीके से उसको क्रश किया गया। एक जो ड्यूटी पर जो एक SDM लेवल का अधिकारी है, IAS है, उसने किस तरीके से सर तोड़ने की बात कही और उसको बिना किसी पनिशमेंट के उसका सिर्फ ट्रांसफर किया गया। आप ये समझिए कि कानून अपने हाथ में कौन ले रहा है? जो कानून के रक्षक है। किस किस तरह की बातें हो रही हैं। एक शेर में आपको, मेरी गजल है बड़ी, लेकिन एक शेर मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। वैसे तो जो पूरी जो जब वेव चल रही थी फर्स्ट, और किस तरीके से हमारे मजदूर 1-1 हजार किलोमीटर दूर से पैदल नंगे पांव चल रहे थे, भूखे प्यासे, कई मर गए उसमें। एक ट्रेन का, एक रेलगाड़ी का इंतजाम उनके लिए नहीं हो पाया। कहाँ तो ये तय हुआ था कि उनको जो है हवाई चप्पल में रहने वाले, चलने वाले लोग, उनको हवाई जहाज का सफर मिलेगा, बुलेट ट्रेन से उनको चलाया जाएगा। उनके लिए एक छोटी पैसेंजर ट्रेन भी नहीं चला सकी। एक शेर मैं अपने 4th एस्टेट के बारे में भी कहूंगा कि जिस समय कप्पन हाथरस के कांड को कवर करने जा रहे थे तो उन पर UAPA लगा हुआ है। स्टिल ही इज इन जेल, मथुरा जेल में। और यदि किसी आदमी ने मिड डे मील के अंदर यूपी में दाल के अंदर कंकड़ मिल गए तो उसके ऊपर क्या लगा आपको पता है? ये जो सच को दिखाना चाहते हैं लोग, जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, आपको पता है आनंद वर्धन सिंह, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो ये जो हमारे जो ये जो आप जो इस तरह का जो एक भागीरथी प्रयास कर रहे हैं लोगों तक सच पहुंचाने का, उसके बारे में जो मैं एक शेर उस पत्रकार के बारे में पढ़ना चाहता था, और सारे पत्रकारों के बारे में, कि हक और हुकूक की बातें जो करें, हक और हुकूक की बातें जो करें, बेरोजगार 70 लाख लोगों को रोजगार देने का वायदा और फिर उनके पास लाठियां, आंगनबाड़ी हो, आशा बहुएं हो, कोई भी आदमी जो इको गार्डन में बैठ के डिमांड करेगा उसको लाठियां हैं सिर्फ। हक और हुकूक की बातें मैं तरन्नुम में पढ़ता हूं, लेकिन इस समय फिलहाल मैं तहद में पढ़ रहा हूं। जी। हक और हुकूक की बातें जो करें, जेल में ठूंस दिए जाते हैं। सच के पंखों से जो उड़ना चाहे, ये 4th स्टेट सच लाना चाहते हैं सामने, सच के पंखों से जो उड़ना चाहे उनके पर काट दिए जाते हैं। फेंकने से न बाज आते हैं, सिर्फ कोहनी पे गुड़ लगाते हैं। सिर्फ बड़े बड़े वायदे कर लेंगे,
बाकी कुछ नहीं करना है। देश की जनता सब देख रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा पहली अपनी टिप्पणी में कि ऐसा लगता है कि जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव का जो आर्म है, और बाद में जो हमारे एग्जीक्यूटिव या पब्लिक के बीच में जो डिस्कॉर्ड होता है, डिफरेंसेस होते हैं, उसको जुडिशरी सेटल करती है। ऐसा लगता है कि जो जुडिशरी का आर्म है, एग्जीक्यूटिव का, आप देख रहे हैं दमन किस तरह से चल रहा है। ये एग्जीक्यूटिव का दमन का ये रीजन है कि कोई आदमी आईपीएस है, 2 घंटे पहले रिजाइन करता है, उसको टिकट मिल जाता है। ईडी में एक पीपीएस ऑफिसर, प्रोविंशियल पुलिस सर्विस के ऑफिसर, ईडी का मैं आपको बता दूं आनंद वर्धन सिंह जी, शायद आपको पता नहीं होगा, आईआरएस ऑफिसर ही वहां जाते हैं, हम लोगों की ही पोस्टिंग हुआ करती थी वहां। उसमें जो सुपरिंटेंडेंट लेवल का आदमी है ग्रुप बी का, उसको भी एडी बनाकर पोस्ट किया जाता है। तो ये जो पीपीएस हैं, ये ज्वाइंट डायरेक्टर जरूर थे, लेकिन ये एडी रैंक के, असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, फ्रॉम आईपीएस। आईपीएस नहीं है, कन्फर्ड आईपीएस है। उनको आप देख लीजिए, सरोजनी नगर से टिकट मिल गया। हाउ फार द एग्जीक्यूटिव इज कंप्रोमाइज्ड, जुडिशरी इज अंडर प्रेशर, और ये जो हमारा ये जो मेन स्ट्रीम चैनल है उसको बता नहीं रहा है कुछ ठीक से, लोगों को डार्क में रखा जा रहा है। तो आनंद वर्धन सिंह जैसे लोग जो अपना द पब्लिक टीवी जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, या जो बाकी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं सत्य को सामने लाने का, वो वास्तव में हिंदुत्व के जो 10 टेनेट्स हैं उसमें 5 टेनेट्स जो मेन है, प्रेम, सत्य, बंधुत्व, अहिंसा और करुणा, इन 5 चीजों को जो लोग सामने ला रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं। और मैं समझता हूं, मेरा ये बहुत बड़ा मानना है कि आखिर अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को आपने देखा, सत्य को, जो अपार्थीड पॉलिसी थी साउथ अफ्रीका के लोग उसको दबा नहीं पाया शासन चक्र। हिंदुस्तान में भी 7 साल से जो हो रहा है ये, और बाकी जो आगे चल रहा है, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इस बार यूपी के अंदर भी मैं आपको बता दूं, वो सेकंड राउंड में आपको बताऊंगा अपनी एनालिसिस सारी, ये यूपी के अंदर हो या फिर देश के अंदर 2024 का आम चुनाव हो, ये बहुत करारी शिकस्त की तरफ बढ़ रहे हैं। सच के ऊपर पर्दा बहुत दिन तक नहीं छुपाया जा सकता। आपको पता है, ये तो कहा जाता है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, लेकिन मैं यहां तीसरी चीज भी जोड़ देना चाहता हूं, इश्क, मुश्क और सच। सत्य के ऊपर गांधी को गोली से नहीं मार सके 1948 में 30 जनवरी को, उनकी विचारधारा को गाली से नहीं मार पाएंगे। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ, अंदर साहब, मैं इसी बात को जरा आपसे भी समझ लूं, क्योंककि आप तो इसको बहुत डिटेल में करते हैं। देखिए, 2 चीजें हैं। जब 2019 के इलेक्शन हुए हैं उसके आंकड़े हमारे पास है, उसमें 65 उनकी 19 एमएलए की सीट थी, 2019 में 10 एमपी की सीट जीती, लेकिन 65 विधानसभा में वो लीड की थी बीएसपी। जबकि इसके उलट समाजवादी पार्टी की 45 सीट थी, लेकिन वो लीड केवल 41 में की थी, उसने कम उससे किया था। मैं ये बात इसलिए आपसे समझना चाह रहा हूं और जानना चाह रहा हूं कि भाई एक बहुत साधारण सा हमारे सामने एक है, गांधी ने पूरी जीवन लगा दिया अछूत के लिए, दलित के लिए, और बोले ही उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन जब बात आती है तो शेड्यूल कास्ट आज भी अंबेडकर को अपना बड़ा नेता मानते हैं बनिस्बत गांधी को। और ये मैं ऐसी बात कह रहा हूं जो है और ठीक भी है। तो मायावती जी के रहते योगी जी को या केशव मौर्य जी को या अमित शाह जी को या मोदी जी को दलित क्यों अपना बड़ा नेता मानेंगे? ये बात मेरे गले से नीचे उतरती बहुत नहीं है। ठीक है, कुछ लोकल लेवल पे कोई नेता हो जाएगा, वो इधर उधर चला जाए, लेकिन बाई एंड लार्ज जब तक मायावती जी हैं तब तक वो रेलेवेंट हैं और वो रहेंगे। और इसके साथ साथ जरा आपने जो इन 59 की उसकी जल्दी से एक विवेचना, जानगर साहब। हाँ वर्धन साहब, ये बताना चाहता हूं मैं आपको, थोड़ा सा मैं 2017 में थोड़ा सा 1 मिनट डेल्व करना चाहता हूं, और उसके बाद आपको आज की पोजीशन बताता हूं। देखिए, 2017 में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। 2017 में उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनको इस तरीके से वोट किया कि जिससे कि डबल इंजन की सरकार हो जाए। जो 2014 में मोदी जी ने अपने वायदे किए हैं, उनको 2017 में वो चीफ मिनिस्टर पूरा करने की स्थिति में ज्यादा बेटर होगा जो उत्तर प्रदेश में उन्हीं की पार्टी का होगा। खैर, यहां थोड़ा जातीय गणित में आपको बता दूं, उसमें से मायावती जी वाला फैक्टर भी आएगा और थोड़ा कांग्रेस का भी फैक्टर आएगा। जी जी।
19% सवर्ण पॉपुलेशन है, 20% मुस्लिम है, 20% दलित हैं और 41% ओबीसी है। ये 41% में जो नॉन यादव हैं वो 27% हैं, जिसमें कुर्मी एटसेट्रा एटसेट्रा सारे लोग हैं, लोधी राजपूत, शाक्य, कुशवाहा, मौर्य एटसेट्रा एटसेट्रा। 14% यादव है। पहली बार परसेप्शन ये था कि केशव प्रसाद मौर्य जो प्रेसिडेंट थे भारतीय जनता पार्टी के, वो शायद चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं, इसलिए ये जो यादव वर्सेस नॉन यादव किया गया और ये बताया गया कि जितना भी ये 5 साल 12 से 17 शासन चला, इसमें भर्तियों हो या पोस्टिंग्स हो, जो भी चीज अच्छी फेवरेबल चीजें हो, वो यादवों के साथ किया गया है। तो ऐसा नॉन यादव्स को लगा या उनके मन में ये डाला गया कि आपकी हक तलफी हुई है 2012 से 17 में। तो वो जो 27% वोट था वो बीजेपी के साथ एक साथ लामबंद होकर आया। आप उसका उदाहरण ये समझिए कि जो जाट जिसको हम ओबीसी मानते हैं है वो 7% 6.5% यूपी में है, उसका 17% वो वेस्टर्न यूपी में है। आरएलडी 2017 में अलग चुनाव लड़ रहा था। आज बहुत से जाट लीडर्स ये कह रहे हैं कि इन्होंने जयंत चौधरी ने बड़ा गलत गठबंधन किया है, समाजवादी पार्टी को गलत चुना है। उनसे ये पूछिए कि यदि जयंत चौधरी ने 2017 में तो गठबंधन नहीं किया था, आपने छपरौली की एक सीट उनको दी और वो आदमी भी बाद में बीजेपी में शामिल हो गया। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो जाट लोग थे, वो भी जो चौधर थी उनकी अजीत सिंह के पास, जिंदा थे वो, जयंत चौधरी उनके लड़के, अजीत चौधरी की भी चौधराहट को नकारते हुए वो सारे के सारे सत्य बालियान और सत्यपाल सिंह जी जो लड़े थे, आपको पता होगा छपरौली सीट से, जो एक्स पुलिस कमिश्नर मुंबई के। तो मेरा कहने का मतलब था कि वो 27% लोग बिल्कुल लामबंद होकर बीजेपी के साथ रहे और 19% सवर्ण वोटर, कितना हो गया 46 नो। और नया एस्पेक्ट, दलित वोटर जो 20% है, उसमें हम लोग कहीं कहीं ये मिस्टेक करते हैं शायद कि उस 20% में 12% जाटा वोटर है जो मायावती जी के साथ है लामबंद होकर। 8% जो वोटर है उसमें जो वाल्मीकि वोटर है वो हमारे वेस्टर्न यूपी में ज्यादा है, वो है 4%, लेकिन टोटल उसका जो परसेंटेज है वो वेस्टर्न यूपी में 12% है। वो वाल्मीकि वोटर भी बीजेपी के साथ था 2017 में भी, 14 में भी, 19 में भी। अब जो बचा हुआ पासी है और खटीक वोटर है, खटीक हमारे यहां वेस्टर्न यूपी में है और जो पासी वोटर है वो ईस्टर्न यूपी में है। तो दलितों में ऐसा नहीं है कि पूरे दलित एक साथ मायावती जी के साथ हैं ना, वो जाटा वोटर उनके साथ है और बाकी जो 8% है उसमें ये फांके हैं। पासी वोटर कहीं कहीं पर जहां जाटव हैं, पासी हैं, पासवांस जो हैं पासी, वो वहां पर उनके साथ ईस्टर्न यूपी में है। तो गणित ये था 2017 में 19% सवर्ण, 27% ओबीसी और जो 4% वाल्मीकि पॉपुलेशन थी वेस्टर्न यूपी की, वो सारी की सारी इनके साथ थी। यानी टोटल इनके पास 50% वोट था इन टोटल यूपी का। उसकी वजह से इनका इतना बड़ा मैंडेट आया। नाउ सिचुएशन कैसे चेंज हुई अब मैं बताता हूं। आप जो मायावती जी का फैक्टर बात कर रहे थे, यहां पर अखिलेश यादव ने एक जातीय जनगणना का मुद्दा उठा दिया है। उसमें से कमेरावादी इनके साथ हैं, अखिलेश जी के साथ, और वो अनुप्रिया पटेल का जो सोनेलाल पटेल वाला ग्रुप अपना दल एस, वो इनके साथ है। यानी अपना दल में एक, मैं जो उनका 11% वोटर है उसको थोड़ा मानता हूं कि 7% वो इनके साथ रहेगा, अपना दल एस अनुप्रिया के साथ, और 4% इनके साथ रहेगा। यानी 4% की टूट हो गई उस 27%। जाट लोगों की टूट हो चुकी है वेस्टर्न यूपी में। उन्होंने जयंत चौधरी को 4 या 5 सितंबर को, जब 13वीं थी उनकी अजीत सिंह जी की, चौधर दे दी उनको। जाट वोटर इनके साथ नहीं गया है, 15-20% गया है पूरे वेस्टर्न यूपी में, जिसकी वजह से फर्स्ट और सेकंड फेज में इनको काफी खमियाजा उठाना पड़ा है बीजेपी को। बेस वोट जाट्स का आ गया साथ में, और जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने एक साथ वोट करके इनको फर्स्ट और सेकंड समय उसमें फेज में हरा दिया है। नाउ जो 27% है उसमें मैं मोटा मोटी आपको बता दूं कि करीबन
मुझे ऐसा लगता है कि मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, ये सब जो वोटर है वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या जो बड़े बड़े इनके लीडर्स हैं, प्रजापति, ब्रजेश प्रजापति हो तिंदवारी में, बहुत सारा जो वोटर है वो शिफ्ट हो गया है समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी के साथ देखिए 20% मुस्लिम, 14% उनका यादव, 34, और यदि हम मीडियन एक आधा वोट मान लें तो 13% वोटर ओबीसी उनके साथ है, यानी वो बैठता है 47%। अब यदि आप 47 की लड़ाई आज की डेट में बीजेपी के साथ 13% ओबीसी, 19% उनका सवर्ण वोटर 32% के साथ है। अब मैं यहां इसमें एक और चीज बता देना चाहता हूं। मायावती जी ने 2007 में जो सोशल इंजीनियरिंग की उसमें ओबीसी भी साथ में थे और साथ में उनके ब्राह्मण भी थे। ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी चलता जाएगा। 2007 के वो ओबीसी उनके साथ थे। आजकल जो ओबीसी बीजेपी से छिटके हैं और समाजवादी पार्टी में नहीं जाना चाहते, वो अब बसपा के साथ हैं। लेकिन बसपा का जो बेस वोट 12% है, उसके साथ 4 या 5% ओबीसी वोट आने के बाद भी वो लड़ाई में कहीं नहीं है, क्योंकि 20% जो मुस्लिम है, जो टैक्टिकल वोटिंग ये करते थे कि जाटव यदि हमारे को मिल गया साथ में बेस वोट, तो हम लोग मुस्लिम लोग ऐसे आदमी को वोट दे दें जाटव को जो कि बीजेपी को हरा सके। आज उनके पास बेस वोट जाटों का वेस्टर्न यूपी में है और यहां पर ओबीसी प्लस यादव वोट उनके साथ है, बेस वोट। तो इसलिए मेरा कहना यह था कि मायावती जी को जो वोट मिल रहा है वो 15 से 17% मैक्सिमम वोट मिलेगा। अखिलेश यादव जी को मेरा अपना ख्याल है कि हर फेज में 42-43% वोट मिलेगा। मैं इसमें और माइक्रो एनालिसिस बता देता हूं आपको। एक एक चीज जो हम रूल आउट कर रहे हैं शायद, वो ये है कि जो कांग्रेस है, जो ब्राह्मण मतदाता या सवर्ण मतदाता समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहता, बीजेपी के साथ नहीं है, वो कांग्रेस को वोट दे रहा है। मैं आपको कल सरोजनी नगर में वो भाषण दे रही थी प्रियंका गांधी, मैंने कम से कम 300 कमेंट्स को ऐसे देखा जो ब्राह्मण, जो सवर्ण मतदाताओं के थे। आई एम कमिंग नाउ टू ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ। देखिए, आप रायबरेली सदर की सीट मुस्लिम और यादव गठजोड़ है, लेकिन वहां यदि मौर्य वोटर 45,000 यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन को वोट कर दे तो रायबरेली सदर में आरपी यादव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, अदिति सिंह लड़ रही हैं बीजेपी से और डॉक्टर मनीष चौहान लड़ रहे हैं कांग्रेस से। मैं बसपा के कैंडिडेट का नाम नहीं लेना चाहता फिलहाल। वहां पर कल जो सभा हुई है रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य की, उसमें 45,000 जो मौर्य वोटर है, उसमें से 80% वोटर, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, हैज शिफ्टेड हिज लॉयल्टी टू, जो लास्ट टाइम चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा छोड़कर आए थे 2017 में, और एन चुनाव के पहले ये 27% का गुलदस्ता भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा था। अभी जातीय जनगणना के नाम पर और हक तलफी के नाम पर, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर हो जिसमें उनकी हक तलफी हुई, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको डिटेल्स में बताने से कोई फायदा नहीं है। नट शेल में मैं इतना बता सकता हूं कि 3rd फेज से 7th फेज तक, चाहे ओम प्रकाश राजभर का इफेक्ट आ रहा हो ईस्टर्न यूपी में, चाहे पासीज का इंद्रजीत सरोज का आ रहा हो, या मौर्य जी का इनका स्वामी प्रसाद का आ रहा हो, या दारा सिंह चौहान जो नोनिया, जो शेड्यूल कास्ट हैं जिनको हम नोनिया बोलते हैं, उनका इफेक्ट हो, ये गुलदस्ता इस तरीके से काम कर रहा है कि मेरा अपना ख्याल ये है इस वाले फेज में, ये जो 3rd और 4th फेज था, चूंकि बुंदेलखंड की सीटें थी और यहां पर एक इनका प्रभाव वाला शहरी क्षेत्र ज्यादा है, लखनऊ का है, लखीमपुर खीरी में ब्राह्मण काफी लोग हैं पूरी उन 8 सीटों पर, लेकिन मुझे ये लगता है कि 3rd और 4th फेज में जरूर भारतीय जनता पार्टी कुछ 30-35% सीटें जीत सकती है, लेकिन 5th, 6th, 7th में बहुत बुरी हालत होने वाली है। और मेरा अपना ख्याल है, मेरी बहुत माइक्रो एनालिसिस है, ये मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं, एक एक सीट का, 403 सीट का मैंने बहुत बड़ा विश्लेषण किया है, काफी जाग कर और ये सब करके, पढ़ के, देख कर, लिख कर, लोगों के कमेंट्स देखकर, मेरा अपना अनुमान ये है कि भारतीय जनता पार्टी 120 से 135 सीट उनकी मैक्सिमम आ सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी इस समय मैं कंजर्वेटिव एस्टीमेट बता रहा हूं, 230 से 240 सीट जीत सकती है। मायावती जी 15 सीट के करीब आसपास और कांग्रेस 8 या 10 सीट। ठीक है, ठीक है, ये मेरा जी।